युद्ध अब एक बाढ़ में बदल गया है। यूक्रेनी सेनाओं ने एक प्रमुख रूसी बांध को सफलतापूर्वक तोड़ दिया है और इसके बाद की स्थिति विनाशकारी है। अब रूसी सैनिक डूब रहे हैं क्योंकि बाढ़ का पानी आपूर्ति मार्गों को काट रहा है और हजारों सैनिकों को तैरना पड़ रहा है। यह कोई अटकल नहीं है। खुद रूसी सैनिकों ने अपनी तरफ से आई बाढ़ की पुष्टि की है और वे बेतहाशा पोस्ट कर रहे हैं कि अब उनकी सारी चौकियां पानी के नीचे हैं। दरार का आकार जो लगभग 13 फीट चौड़ी है, स्थानीय अधिकारियों के लिए संभालना मुश्किल है। यह साहसी अभियान रूस की कमजोर लॉजिस्टिक्स को प्रभावित कर रहा है। डैम पर हमले ने आपूर्ति केंद्र नष्ट कर दिए, रूसी खाइयों को पानी में डुबो दिया और ट्रकों व ईंधन काफिलों को दूर दूसरी दिशा में जाने को मजबूर किया। नैतिक सबक भी नकारा नहीं जा सकता। यह सामरिक हमला यूक्रेन की आत्मरक्षा है। यह रूस के 2023 में खारकाव का डैम को उड़ाने के इको टेररिज्म के कृत्य से सीखा गया एक सीधा और जरूरी सबक है। पुतिन के लिए संदेश साफ है। उन्होंने खुद बाढ़ शुरू की थी, अब युद्ध उसकी सेना को डुबो रहा है। क्या आप लोग सबसे क्रूर विडंबना सुनना चाहते हैं? बाढ़ ने सचमुच रूसी रक्षा व्यवस्था को मिटा दिया है। सीमा क्षेत्रों में बनी मीलों लंबी खाइयां, बंकर और बारूदी सुरंगें अब अस्थिर मिट्टी और कीचड़ में बदल गई हैं, जिससे रूसी सैनिकों के लिए अपनी स्थिति बनाए रखना नामुमकिन हो गया है। इस क्लिप को देखिए। यही ओक की हालत है। यही है पोजीशन ओक। पानी बाहर निकल गया, किनारों को पार कर गया, पूरी सड़क पानी में डूब गई है। यहाँ एक कार पानी में फंसी है, हिल नहीं पा रही। ये रही कार पानी में, ये बाहर नहीं निकल पा रही। यह है क्रॉसिंग की खराब हालत। लो, हो गया, मेरे पैर भीग गए। चलो। हमने उसे घुमा दिया। तुम्हारे पैर भीग गए हैं, चलो। बस नताशा। ऐसा ही है नताशा। बेलगोरोड डैम टूटने के बाद हम एक ही दिन में पैदल सेना से मरीन बन गए, लेकिन हम खुशकिस्मत थे। लेकिन पड़ोसी पोजीशन पर पूरा बंकर और सारा सामान पानी में डूब गया। यही है हमारा अंत, हमारा ब्लाइंड एज। हमारा बंकर डूब गया जब कोकस ने बांध को तोड़ दिया। यही है हमारा बंकर। कोकस ने बांध तोड़ दिया, जिससे सब कुछ पानी में डूब गया। हमने जितना निकाल सकते थे निकाल लिया, सब भीग गया है, पता नहीं कैसे सुखाए। बस यही है। ये सब कुछ 24 अक्टूबर को शुरू हुआ था, जब यूक्रेन की 16वीं आर्मी कोर ने ऑपरेशन शुरू किया, जिसका नाम था हैंग इन देयर डैम। मैं मजाक नहीं कर रहा, यही असली नाम था। ऑपरेशन की शुरुआत कम से कम 6 लंबी दूरी की हाईमार्स रॉकेट्स से हुई, जो यूक्रेन के अंदर से दागे गए और शनिवार को दिन के समय बेलग्रेड रिजर्वायर डैम पर आकर गिरे। स्थानीय रूसी मीडिया के अनुसार कम से कम 2, शायद 3 सीधे हमले रिपोर्ट किए गए थे। इससे डैम की सड़क की सतह, एक गेट और उसके आसपास की तकनीकी इमारत को नुकसान पहुंचा। यह डैम की संरचना के लिए बहुत बुरी खबर थी, क्योंकि आखिरकार यह एक ऐसा डैम था जो सोवियत युग के दौरान बनाया गया था। क्या मुझे और कुछ कहना है? रूसी उच्च कमान में घबराहट होते ही यूक्रेनी सेना ने हमला कर दिया। अगले दिन इस बार कामिकाजे ड्रोन का इस्तेमाल किया। यहीं पर रिसाव बेकाबू हो गया और पानी रूसी ठिकानों में भरने लगा। बेलग्रेड डैम टूटने के बाद हम एक दिन में पैदल सेना से मरीन बन गए, लेकिन हम किस्मत वाले थे। पड़ोसी पोजीशन का बंकर और सामान पूरा पानी में डूब गया। आपने जो वीडियो अभी देखा और ऐसे दूसरे वीडियो भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि यह कोई इत्तेफाकी हमला नहीं था। यह यूक्रेन की सेना ने बदले के तौर पर किया था। यह एक रणनीतिक फैसला था। इस बाढ़ ने रूस की सबसे कमजोर जगहों, लॉजिस्टिक्स, मूवमेंट और डिफेंसिव लाइनों को चोट पहुंचाई है। बेलग्रेड रूस का उत्तर पूर्वी यूक्रेन क्षेत्र के लिए मुख्य स्टेजिंग और सप्लाई हब है, खासकर खार्किव, सुमी और आसपास की फ्रंट लाइनों के ऑपरेशनों के लिए। इसका मतलब है कि यूक्रेन द्वारा कराई गई इस बाढ़ के कारण अब रूसी सप्लाई, ट्रकों, ईंधन काफिलों और बख्तरबंद वाहनों को
अपनी नियमित रूट से दर्जनों शायद सैकड़ों मील दूर जाकर नए रास्तों से जाना पड़ेगा। इससे फ्रंट लाइन तक सप्लाई पहुंचने में देरी होती है, जिससे यूक्रेनी सैनिकों को कीमती समय मिल जाता है जिसे वे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बेलग्राद क्षेत्र में रूसी उपकरणों का बड़ा हिस्सा अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, क्योंकि वह बाढ़ में फंसा हुआ था। ट्रक खराब हैं, गोला बारूद भीग गया है, कुछ बेस भी बेकार हो गए हैं। बांध की बाढ़ ने कई नदी पार मार्गों को नष्ट कर दिया जिन पर रूसी सेना निर्भर थी। देखिए, जैसे जैसे पिछले कुछ वर्षों में युद्ध आगे बढ़ा है, अस्थायी पंटून पुल और मिट्टी के रास्ते सीमा क्षेत्र के साथ आम हो गए हैं। लेकिन अब जब पानी बढ़ रहा है तो ये पुल ढह रहे हैं या अप्रवेश्य हो रहे हैं, जिससे अतिरिक्त सैनिकों और भारी हथियारों की आवाजाही कट रही है। लेकिन जो बात पुतिन को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है वह यह है कि यह यूक्रेन के एक और जवाबी हमले के लिए बेहतरीन मौका हो सकता है, जैसा कि कुर्स्क में हुआ था। रूस ने बेलग्रेड जैसे सीमा क्षेत्रों में मीलों लंबी खाइयां, बंकर और बारूदी सुरंगें बनाई ताकि यूक्रेनी जवाबी हमले को रोका जा सके। अब बाढ़ ने सुरक्षा व्यवस्थाएं खत्म कर दी हैं। जमीन कीचड़ भरी और अस्थिर हो गई है। मिट्टी के कारण रूसी सैनिकों के लिए अपनी स्थिति बनाए रखना अब असंभव है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यूक्रेन इसे पलटवार में अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। प्रकृति किसी का पक्ष नहीं लेती, आप जानते हैं। जैसे कीचड़ भरी जमीन पर रूसी सैनिकों के लिए काम करना मुश्किल है, वैसे ही किसी भी यूक्रेनी सेना के लिए हमला करना भी मुश्किल होगा। फिर भी यह अच्छी बात है कि अब रूस को अपनी कुछ संसाधनों को इन कमजोर हो चुकी रक्षा पोजीशनों को फिर से बनाने में लगाना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी जीत तो यही है, रूसी सैनिक जो नदी पार कर चुके थे और अब फंस गए हैं, अपने मुख्य ठिकानों से कट गए हैं, वे आसानी से वापस नहीं जा सकते या आसानी से फिर से आपूर्ति नहीं पा सकते। यूक्रेनी यूनिट को पहले से पता था कि रूसी सैनिकों की हालत कितनी खराब है। इसी कारण वे उनसे सच में नहीं लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वे सैनिकों के आत्मसमर्पण का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि रूसियों के पास भागने का रास्ता नहीं है और जल्द ही उनके पास ईंधन, खाना और पानी खत्म हो जाएगा। यह यूक्रेन के कैदी विनिमय कार्यक्रम के लिए एक बहुत बड़ा, और मेरा मतलब है बहुत बड़ा, बढ़ावा है। जितने अधिक युद्धबंदी यूक्रेन के पास होंगे, रूस के कैदी विनिमय के लिए राज्य होने की संभावना उतनी बढ़ेगी। यह कहना सुरक्षित है कि इस अभियान ने रूसी सेनाओं के लिए हालात मुश्किल बना दिए हैं। असल में जब हम देखते हैं कि रूसी अधिकारी कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं तो हमें यह साफ दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि लंबे समय बाद वहां के रूसी गवर्नर ने हमले को स्वीकारते हुए नागरिकों को हालात और खराब होने की चेतावनी दी है। यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रूसी अधिकारी आमतौर पर यूक्रेन को किसी भी सफल हमले का श्रेय देने की आदत में नहीं है। अब बहुत सारे रूसी इस स्वीकारोक्ति का इस्तेमाल यूक्रेन पर यह आरोप लगाने के लिए कर रहे हैं कि यूक्रेन रूस के नागरिकों पर एक मानव निर्मित आपदा थोप रहा है। लेकिन देखिए, पुतिन के पास इसके लिए खुद के अलावा किसी और को दोष देने का कोई कारण नहीं है। यह सामरिक हमला आत्मरक्षा है और एक सीधा सबक है जो यूक्रेन ने रूस के पर्यावरण आतंकवाद के उस कृत्य से लिया है जिसे पुतिन ने जून 2023 में अंजाम दिया था। देखिए, उस समय रूसी सेना ने खोखारोव बांध को उड़ा दिया था। हमें यह इसलिए पता है क्योंकि 2022 में इस आक्रमण की शुरुआत से ही वह बांध पूरी तरह से रूसी नियंत्रण में था। सैटेलाइट और भूकंपीय आंकड़ों से पता चलता है कि बांध में विस्फोट अंदर से हुआ, बाहर से नहीं। इसका मतलब है कि किसी ने बांध के अंदर विस्फोटक लगाए थे ताकि पूरा बांध उड़ जाए। अब यह बांध रूसी नियंत्रण में था, तो मैं आपको लोगों को एक मौका देता हूं अंदाजा लगाने का कि वो कोई कौन था। रूस द्वारा बांध उड़ाने से सैकड़ों वर्ग किलोमीटर में बाढ़ आई और दर्जनों नागरिक मारे गए। पुतिन ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि यूक्रेनी जवाबी हमला तेज था और वहां रूसी सेना के पास मौका नहीं था। तो रूस ने बांध को उड़ा दिया और उस इलाके में बाढ़ ला दी ताकि यूक्रेनी हमला धीमा हो जाए और उसे पीछे हटने के लिए थोड़ा समय मिल सके। इसके बिल्कुल विपरीत बेलग्रेड डैम पर यूक्रेनी हमला कहीं ज्यादा सैन्य लक्ष्य था। उस क्षेत्र में रूसी सेनाएं बांध को लॉजिस्टिक मार्ग और रक्षात्मक अवरोध के रूप में इस्तेमाल कर सीमा पार गोलाबारी का समर्थन करती थीं। इसी कारण यूक्रेन ने सैन्य मार्ग बाधित करने को बांध पर हमला किया। यूक्रेनी हमला एक सामरिक कदम था, न कि कोई मानवीय आपदा। एक पल के लिए कानून से हटकर नैतिकता पर बात करें।
रूसी सेनाओं ने यूक्रेन की अहम बुनियादी ढांचे को जानबूझकर तबाह किया है। असल में बस कल ही रूस ने एक और हमला एक बच्चों के अस्पताल पर किया। अब यूक्रेन एक छोटी सैन्यकृत बांध पर हमला कर रहा है। यह बदला नहीं, आत्मरक्षा है। रूस ने यूक्रेनियों को दंडित करने और सेना को रोकने के लिए एक बांध ध्वस्त किया। यूक्रेन ने अपनी रक्षा के लिए बांध उड़ाया और युद्ध को रूस की जमीन तक पहुंचा दिया। मुझे लगता है ये दोनों अलग मकसद हैं और जो भी लोग अब भी रूसी मानवीय आपदा के बारे में बात करना चाहते हैं उन्हें दोषी ठहराना चाहिए पुतिन को। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद रूसी सैनिक कह रहे हैं जो रूस के लिए मोर्चे पर लड़ रहे हैं। यहाँ हमारे पास एक रूसी सैनिक है जो वीडियो में पुष्टि कर रहा है कि हर एक रूसी हमला मतलब 90% पैदल सेना बस मैदान में मर जाती है। सुनिए। क्योंकि क्या करें? क्योंकि बात यह है कि लोग लड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए 100 लोग एक ग्रुप में आते हैं एक पोजीशन के लिए, लेकिन सिर्फ 5 ही बाहर निकलते हैं। 5 क्योंकि आधे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और अपने ही लोग मार देते हैं। नीचे चीजें कुछ हद तक ठीक रहती हैं। अभी और भी बहुत कुछ है। ये तो आम लोग हैं। अगर कोई भागने की कोशिश करेगा तुरंत ही गोली भी मार सकते हैं। हम पहले ही दोस्त बन चुके हैं। मैं तो बस उसी से दोस्ती करता था जैसे कि वो एक सामान्य लड़का है, लेकिन यार मुझे करना ही पड़ेगा। कोई और रास्ता या जगह नहीं, बस तुम या वो। कोई और रास्ता नहीं है। तुम इसे रीसेट करोगे, तुम्हें रीसेट कर दिया जाएगा। यही तरीका है। तुम्हें जीरो कर दिया जाता है, तुम्हें जीरो कर दिया जाता है, यही तरीका है। अगर पुतिन को सच में यूक्रेन में रूसी भाषियों की परवाह होती तो वह अब भी इस युद्ध को रोक सकते थे। हम उस किंडरगार्टन पर बात नहीं कर पाए जिस पर पुतिन ने पिछले हफ्ते हमला किया था। क्या हुआ वहां? वो खार्किव में था और उस स्कूल में ज्यादातर बच्चे रूसी भाषी थे। पुतिन कहते हैं कि उन्होंने युद्ध यूक्रेन के रूसी भाषी समुदाय की रक्षा के लिए शुरू किया, लेकिन उनके काम उनके बहाने से मेल नहीं खाते। पुतिन ने यह युद्ध शुरू किया और अब यूक्रेन को इसे लड़ना है ताकि इसके बाद भी यूक्रेन बचा रहे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अपडेट्स पसंद हैं तो हमने नया सबस्टैक शुरू किया है। यह सब लिखित रूप में है, इसलिए हमारे लिए आपको सबसे ताज़ा खबरें देना बहुत आसान हो जाता है। तो जरूर जाकर देखें। यह डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक है।